नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंजू। सर ये बताइए कि ईरान ने 300 मिसाइल दागे इजराइल पर। कहा यह जा रहा था रिटेलिएट करेगा इजराइल, एकदम से हमला बोलेगा, चुप नहीं बैठेगा। लेकिन इतना वक्त हो गया है, करीब करीब 2 दिन होने को आए हैं। ऐसा क्या हो गया है कि इजराइल ने बिल्कुल चुप्पी साध ली है इस हमले पर? हाँ बिल्कुल, देखो अंजू, पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ईरान ने हमला क्यों किया। हम्म। पहले ये भी है कि जो लड़ाई चल रही है अभी इजराइल और हमास की, कहीं ना कहीं इजराइल को काफ़ी सेटबैक है। एक तो पूरे वर्ल्ड की ओपिनियन चेंज हो गई है, वो हमास की तरफ है, पैलेस्टीन की तरफ है। दूसरी जो एड मिलती थी अमेरिका से, $14 बिलियन, वो कांग्रेस के अंदर फंसी हुई है। और इसी प्रकार से यूक्रेन का भी $60 बिलियन। और अमेरिका का भी जो रुख है वो थोड़ा सा सख्त सा था। तो ऐसे में जो नेतन्याहू थे वो चाहते थे कि किसी तरीके से इस लड़ाई का दायरा बढ़े और ईरान इसके अंदर इन्वॉल्व। अगर ईरान इसमें इन्वॉल्व होता है तो फिर ये पासा बदल सकता है। और उसने वही किया कि डेमस्कस में, जो सीरिया में जो कॉन्सुलेट है ईरान की, उस पर हमला किया और 7 से ज़्यादा सीनियर कमांडर जो थे ईरान के मारे। जब ऐसा होगा तो ईरान ने तो पलटवार करना ही पड़ेगा। और यही इजराइल चाहता था कि इसका दायरा बढ़े, और फिर ईरान ने पलटवार किया। 300 से ज़्यादा जो मिसाइल ड्रोन्स दागे इजराइल की टेरिटरी पे। और एक प्रकार से जो हमला किया वो हमले के नाम पे किया, हमला कम था, क्योंकि उसमें पहले अनाउंस कर दिया 48 आवर्स पहले कि हमला होने वाला है। तो पहले ही इजराइल तैयार था, अमेरिका तैयार था, यूके, फ्रांस, उनकी भी एयर डिफेंस सिस्टम ने मदद की। जॉर्डन ने भी कुछ एक मिसाइलें अपने एयर स्पेस में गिराई। तो सच्चाई यह है कि 95% से ज़्यादा जो मिसाइलें थी उनको आसमान पे ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो कोई ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हुआ नहीं। नवातीम एयरफील्ड जहाँ से जो डमस्कस पे हमला हुआ था उसके ऊपर भी हमला किया गया, उस पर भी बहुत माइनर डैमेज हुआ। अब बात आती है कि ईरान का बेसिकली एम ये था, उनके जो हार्ड लाइनर थे वो बार बार ये कह रहे थे कि इजराइल ने डेमस्कस में आपके सीनियर लीडर को मारे तो कुछ ना कुछ आप पलटवार को। और वो ट्रैप में फंस गए जो नेतन्याहू ने बिछाया था। और जैसे ही हमला हुआ इजराइल पे, अभी आप देखें कि अब जो सिंपैथी है वो इजराइल की तरफ होगी। अब पूरे लोग ये कहने लगे कि भाई इजराइल जो है वो विक्टिम है। दूसरा, जो कांग्रेस जो सैंक्शन नहीं कर रहा था $14 बिलियन, उसने कहा उसको इजराइल को जरूरत है, इजराइल के ऊपर हमला हो सकता है, तो वो भी अब सैंक्शन को कर दिया छोड़ गया। के पैसा दे रहा है। और इसी प्रकार अमेरिका का भी रुख बदला है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ईरान के ऊपर पलटवार करेगा इजराइल। हम्म। देखो, ये भी सच्चाई है, इसके अंदर कोई चॉइस नहीं है। इजराइल हैज नो चॉइस, क्योंकि इजराइल के को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नेतन्याहू को ये मालूम था जब इसने ये ट्रैप डाला कि जो वो अनपॉपुलर हो रहे हैं, अगर इलेक्शन होते हैं तो नेतन्याहू हार जाएंगे। और इसलिए वो दायरा बढ़ाना चाहते, वो दायरा बढ़ गया। अब उसके अंदर जो एक प्रकार से हार्ड लाइनर वो भी प्रेशराइज कर रहे हैं, और इजराइल के पास और कोई चॉइस नहीं है, उसको ईरान पे हमला करना ही है। उसकी वजह यह है कि अगर 40 साल में आज तक किसी ने इजराइल पे डायरेक्ट अटैक नहीं किया, अगर वो नहीं करता तो एक ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा कि इजराइल पे हमला करके आप यू कैन गेट अवे। और इसका मतलब आज उसके सर्वाइवल पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा इजराइल का। तो इजराइल के पास कोई चॉइस नहीं है। इजराइल को अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो इजराइल को ईरान पे हमला करना ही पड़ेगा अंजू। सर, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि इजराइल को हमला करना ही पड़ेगा, बड़ा वक्त ले लिया इजराइल ने। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अपने ट्रैप में उसने ईरान को फंसाया, तो हो सकता है अब इस ट्रैप में अमेरिका ना फंसना चाहता हो, क्योंकि हमने देखा था जब पैलेस्टीन के साथ इजराइल का वॉर चल रहा था तो अमेरिका का झुकाव तो इजराइल की तरफ ही था। लेकिन अब हो सकता है कि इसका दायरा ना बढ़े। ये अमेरिका भी चाहता है, यूरोपियन कंट्री भी चाहते होंगे कि दायरा ना बढ़े, वरना तो वहां से रूस भी कूद जाएगा, चाइना भी कूद जाएंगे, तो मामला तो बहुत बढ़ जाएगा। हो सकता है इसीलिए कहीं ना कहीं इजराइल को प्रेशराइज किया जा रहा हो कि वो थोड़ा चुप बैठे। हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है कि अब अमेरिका नहीं चाहता ये युद्ध फैले,
क्योंकि अगर इजराइल पलटवार करेगा तो चांसेस है, ईरान ने बार बार बोल दिया कि हमारी तरफ से ये अभी जो रिस्पॉन्स देना था वो खत्म है, मगर अगर इजराइल हमला करेगा तो फिर हमें इसका काउंटर जवाब देंगे। तो ये सच्चाई है कि अमेरिका नहीं चाहता ये लड़ाई का दायरा बढ़े, क्योंकि अमेरिका की प्रॉब्लम यह है कि इस साल इलेक्शन है और अमेरिका जो मिडिल ईस्ट में जो एक प्रकार से कमजोर नजर आएगा अगर हमला होता है और कोई नुकसान होता है, तो वो ये नहीं चाहता कि कहीं ना कहीं रूस और चीन आए। रूस ने भी ये बोला कि अगर अमेरिका आता है तो फिर वो भी स्पेक्टेटर बन के नहीं रहेंगे। तो ओवरऑल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि इलेक्शन होने इस साल में, इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की दिगमगा जाएगी, ऑयल के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और इसके कारण जो इकोनॉमी रशिया यूक्रेन के कारण पूरे वर्ल्ड की खतरे में है वो और भी खराब हो जाएगी। तो अमेरिका नहीं चाहता कि जो इजराइल रिटेलिएट करे और इमीडिएटली करे। यही यूके फ्रांस वगैरह ने में ऋषि सुनाक ने भी ये कहा है। मगर सच्चाई यह है कि इजराइल की मजबूरी है, इजराइल के पास और कोई चॉइस नहीं है। अब इजराइल कब करेगा, कहां करेगा, यही एक क्वेश्चन मार्क है। करे तो 100% का, अगर नहीं करता तो उसके अस्तित्व में क्वेश्चन मार्क जाता है। अब ये सब नई कोशिश करते हैं कि उसके पास क्या कर सकता है, कौन सी ऑप्शन है उसके पास। एक तो ऑप्शन है कि जो वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ईरान की, उसके ऊपर हमला करे, क्योंकि सच्चाई ये है अभी तक ईरान जो है ऐसा लगता है न्यूक्लियर नहीं बना है, वो बिल्कुल लास्ट पगार पे है। और आज तक ईरान न्यूक्लियर नहीं इसलिए नहीं बन पाया है कि जब भी वो उस सिचुएशन पे पहुंचता है कि लास्ट में जहां इनरिचमेंट 93% से ज्यादा करने के काबिल होता है, उसी समय कहीं ना कहीं या तो एस्पोनेज का अटैक करा देता है इजराइल, या डायरेक्ट, और उसने ईरान को न्यूक्लियर नहीं बनने दिया। जबकि अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि 5 डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट है, जिसके अंदर आपकी P5 है जो कि अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, चीन है और रूस है, और 4 नॉन डिक्लेयर्ड है जो कि मानने नहीं जाते मगर उनके पास है। उसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, इजराइल भी है और नॉर्थ कोरिया भी है। तो जब नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान और इजराइल और भारत बना सकते हैं, ईरान क्यों नहीं बना पा रहा? क्योंकि ईरान को बनाने की दिया नहीं जा रहा और उसके ऊपर सैंक्शन लगा रखी JCPO से। दूसरा, इजराइल जो है वो हरदम उसको जैसे बनाने वाला होता है उसके ऊपर हम, इसका मतलब अब वो सुनने में आया है कि वो इस पगार पे है कि वो अभी 1-2 दिन के अंदर ही अपने न्यूक्लियर हथियार बढ़ा सकता है, बहुत लास्ट स्टेज। तो ऐसे में उसका एक बहुत बड़ा वाइबल टारगेट होगा इजराइल के लिए कि न्यूक्लियर फैसिलिटी जो हैं ईरान की, उस पर हमला किया जाए। अब क्या ये आसान है? ये देखते हैं कि वो आसान नहीं होगा, क्योंकि उसने उसके लिए प्रोटेक्शन कर रखी होगी, उसको ऐसी टनल में रखा होगा कि जो बंकर बस्टिंग बम्स वगैरह जो पेनिट्रेट कर सकते हैं, क्या वो वहां तक पहुंच पाएंगे? तो ये सच्चाई है, क्योंकि ईरान को मालूम है वो टारगेट सबसे ज्यादा लुक्रेटिव है इजराइल और अमेरिका के लिए। उसमें अमेरिका भी शामिल है। अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ है तो इतना आसान नहीं होगा, मगर अगर हमला होता है तो फिर इसका दायरा बढ़ सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट है। और कौन से टारगेट है? एक है मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला हो सकता है, उस पे अगर हमला होगा उसका जो रिएक्शन मॉडरेट होगा, इतना होगा पर इतना नहीं। एक हो सकता है जो इसके कमांडर्स हैं, मिलिट्री कमांडर्स, उनके ऊपर हमला हो सकता है ईरान में। उसके चौथा जो है वो ये है कि जो इसकी प्रॉक्सी हैं, जिस प्रकार से डेमेस्कस के अंदर सीरिया में हमला किया था, किसी ऐसे ही एम्बेसी में ईरान के अलावा बाकी जगह कहीं हमला कर सकता है, या इनकी प्रॉक्सी पे हिजबुल्ला पे कर सकता है जो कि लेबनान में है, या होती रेबल पे। मगर उनके चांसेस कम है, उन पे तो हमला कर ही रहा है, क्योंकि हमला तो इसको ईरान पे ही करना पड़ेगा। तभी ऐसा लगेगा कि अगर इजराइल के अस्तित्व पे क्वेश्चन मार्क था तो इजराइल ने पलटवार किया। तो यह सच्चाई है, चाहे कितना ही प्रेशर आ जाए नेतन्याहू पे, वो इजराइल हमला करेगा। कब करेगा, कहां करेगा, ही एक क्वेश्चन मार्क है। मगर ये सच्चाई है, उसके पास और कोई चॉइस नहीं। और नेतन्याहू को इससे फायदा ही है, क्योंकि उसको लगता था कि उसकी सीट डिगमगा रही है,
अगर इलेक्शन होते हैं तो वो हार जाता, अगर लड़ाई बढ़ती है तो इलेक्शन होने के चांस ही नहीं है। और इजराइल और हमास की जो लड़ाई है, जैसा इजराइल चाहता था वैसा नहीं हो रहा। अंजू सर तो अगर और नेतन्याहू की तो इमेज का भी सवाल है, इलेक्शन है तो जीतना है तो इसराइलियों के, क्योंकि उनके अंदर तो ये जज्बा रहता है कि हमें कोई कैसे मार के गया हम तो बदला लेंगे, एक एक आदमी की जान के लिए लड़ता है इसराइल, वो ऐसा देश है, तो वो इस तरह का हमला नहीं सहेगा। और आप सही कह रहे हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो किसी ना किसी एस्टेब्लिशमेंट को ईरान में टारगेट करेगा। पर अगर हथियारों की बात की जाए सर, ईरान के पास भी तो बहुत सारे हथियार हैं, तो हथियारों के मामले में दोनों देश, अगर परमाणु हथियार को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा तो लगभग बराबर है या कहीं ऊंच नीच है दोनों में? हाँ देखो, सच्चाई है, पहले हमें समझना पड़ेगा कि ईरान और इजराइल का लैंड बॉर्डर नहीं मिलता, इनका आपस में गैप है 1500 के किलोमीटर के। इसका मतलब कि लैंड फोर्सेस इस्तेमाल नहीं हो सकती। फोर्सेस क्या इस्तेमाल हो सकती हैं? फोर्सेस इस्तेमाल हो सकती हैं, एक तो एयर पार और एक कहीं ना कहीं नेवल पार। अब एयर पार में किसके पास क्या है? दोनों देशों के पास काफी कुछ है। स्पेशली ईरान को अगर आप देखें तो उसके पास फतह हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2000 के करीब उसकी रेंज भी है, और उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसकी स्पीड कम से कम 7 से 8 मैक से ज़्यादा है। तो उसके पास हथियार हैं, मिसाइलें हैं, और उसके बाद ड्रोन्स हैं, जो कि आपके पास जो ड्रोन्स वो एक प्रकार से रूस को दे रहा था, और वो रूस के पास वो ड्रोन बहुत सक्सेसफुल रहे यूक्रेन में। तो वो भी सच्चाई है कि उसके पास ड्रोन भी बहुत अच्छे हैं, मिसाइलें उसके पास, और एक उसके पास रॉकेट्स भी ठीक हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो शाही ड्रोन्स हैं जो रूस को देता, वो भी इतना वार कर सकते हैं। तो ईरान के पास है काफी कुछ, मगर इजराइल के पास एज है। इजराइल के पास लेटेस्ट वेपन है, अमेरिका के दिए हुए हैं। इजराइल का पहले एयर डिफेंस सिस्टम देखते हैं कि क्या कितना पुख्ता है। अगर पलट वार करेगा ईरान, इसमें तो कोई नहीं। ये जो वार किया था ये तो एक प्रकार से आप कहोगे कि फिक्स मैच था, तो पहले अनाउंस कर दिया, पता था, तो आपके एयर डिफेंस सिस्टम पहले तैयार थे। मगर अब दोबारा पलटवार करेगा, इजराइल करता है, और उसके ऊपर करेगा क्या नुकसान होगा इजराइल को। उसके पास सबसे अच्छा आयरन डोम सिस्टम है जो कि एयर डिफेंस सिस्टम। उसके बाद अमेरिका से उसको पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम भी मिला है, थर्ड भी मिला है टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा अच्छा है बिनस्पत जो आपका ईरान का है। तो इसके अंदर एज है एक प्रकार से इजराइल को, और इजराइल की जो वेपन सिस्टम है वो मॉडर्न है, और इजराइल की एयरफोर्स बेटर है। ईरान की जो 79 से पहले ही जहाज लिए थे उसने, मगर ये सही है कि ईरान के पास मिसाइलें अच्छी हैं, ड्रोन्स अच्छे हैं, मगर उसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जितना इजराइल का। अब हमें एक चीज और मान के चलना पड़ेगा, ये क्योंकि 1500 से ज्यादा किलोमीटर का गैप है, तो जो भी चीज फायर होगी, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो, जो फतह है, वो कम से कम 30 से 40 मिनट लेगी। अगर वो लेती है, इतना टाइम लेगी, तो उससे वार्निंग मिल जाती है, उससे आपका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पुख्ता रहता है। इसलिए सरप्राइज फैक्टर इसमें बहुत जरूरी आ जाता है। इसलिए जो आप कह रहे हो कि अगर ये पता है कि कल ही हमला होगा, तो फिर उस पर आप प्रोटेक्शन ज्यादा अच्छी कर सकते हो। तो इसलिए इजराइल अगर ईरान पे हमला करेगा, और करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, ये वो एक सरप्राइज फैक्टर रखेगा। ये सच्चाई है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप दोनों की तुलना करो, तो तुलना में यही है कि आज की तारीख में इजराइल न्यूक्लियर स्टेट है, और ईरान न्यूक्लियर स्टेट शायद अभी तक नहीं बना है, मगर लास्ट पगार पे है। हाँ, ये सही है कि न्यूक्लियर हथियार यूज इस लड़ाई में नहीं होंगे, ऐसा लगता है। मगर जब कंपैरिजन किया जाता है एयर पावर का, क्योंकि लैंड फोर्सेज इस्तेमाल नहीं होंगी, आपस में गैप है 1500-1800 किलोमीटर का, एयर पावर के अंदर एज है इजराइल के पास। उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम भी अच्छा है, साइबर स्पेस भी अच्छा है, उसके पास भी मिसाइलें हैं जो दी हुई हैं, अमेरिका ने दी हुई हैं। अमेरिका का जो वेपन सिस्टम है मोस्ट मॉडर्न, वो भी मिला है, और इजराइल भी बहुत आगे है। मगर ईरान
की एज है ईरान की जो मिसाइलें हैं, जिस प्रकार से फतेह मिसाइल जो हाइपरसोनिक है, जो कि अभी तक अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना पाया, ये रूस ने किंजाल भी बनाई है, इसने फतेह बनाई है और चीन ने भी बनाई। तो हाइपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट करना भी बड़ा मुश्किल है और उसको एक प्रकार न्यूट्रलाइज करना भी मुश्किल है। तो ये सच्चाई है। तो पलट वार तो फिर ईरान भी कर सकता है, जो आप 12 बार इशारा कर रहे हैं और अमेरिका भी बोल रहा है, यूके भी, कि अगर इजराइल हमला करेगा, जो कि हम सोच रहे करेगा क्योंकि उसके अस्तित्व पे क्वेश्चन मार्क है, तो फिर ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, फिर ईरान पलटवार करेगा, तो फिर तो ये लड़ाई फैल सकती है। यही डर है अमेरिका को, यही डर है यूके को, और यही कहीं अगवा कर रहा है रूस भी, अगर ऐसा होता है, क्योंकि रूस अब ईरान के बहुत नजदीक हो गया है, क्योंकि रूस को हथियार जो हैं वो तो नॉर्थ कोरिया और ईरान ने दिए हैं लड़ाई के दौरान। जो इसने शाही ड्रोन जो गेम चेंजर सिद्ध हुए हैं रूस के लिए, वो तो ईरान ने दिए हैं। तो ईरान के तो बहुत क्लोज है रूस। चीन ने भी दिए हैं, पर चीन ने चुपके दिए, चीन ने ओपनली नहीं, बिकॉज वो नहीं चाहता सैंक्शन। ईरान और नॉर्थ कोरिया पे तो पहले ही सैंक्शन लगी है, कोई खास फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, वो देते रहे। तो ये सच्चाई है कि इजराइल जो है हमला करेगा, कब करेगा और कहां करेगा ये क्वेश्चन मार्क है, उसका अस्तित्व का सवाल है। मगर ईरान भी पलटवार करेगा, अगर पलटवार करता है तो फिर ये लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है, और यही चिंता है पूरे वर्ल्ड को। अंजू सर, लेकिन ये जो 48 घंटे पहले ईरान की तरफ से चेतावनी दे दी गई थी, हमारे देश में भी विदेश मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी किए थे और कहा था कि भारतीय नागरिक ईरान भी ना जाएं, इजराइल भी ना जाएं। लेकिन हमारे तो बहुत सारे कामगार पहले से ही 60,000 के आसपास पहुंचे हुए हैं इजराइल में, और फिर एयर इंडिया की फ्लाइट्स भी रोक दी गई हैं। तो इवैक्यूएशन की नौबत आ गई है इजराइल से या और इराक से, या अभी इंतजार करना चाहिए? इंतजार करें अभी, इतनी मेरे को लगता नहीं है कि क्या, अभी देखते हैं कि होता क्या है। देखो 4,000 के करीब भारतीय ईरान के अंदर हैं और 18 से 20,000 करीब करीब इजराइल में। भारत के अंदर क्षमता और काबिलियत है, अगर सिचुएशन खराब होती है तो भारत अपना एयरफोर्स से और आपके सिविल एयरक्राफ्ट से इनको वापस ले आएगा। मगर वो अभी मुझे लगता है प्री मैच्योर हो जाएगा उनको निकालना, क्योंकि हो सकता है अभी भी ऐसा लगता है जो प्रेशर पड़ रहा है कि ये लड़ाई का दायरा अभी भी इतना नहीं बढ़े। जो बार बार आप भी इशारा कर रहे हैं कि जो ईरान ने किया है वो बता के किया है, एक जिस प्रकार से ईरान ने पाकिस्तान के साथ किया था कि आपके ऊपर हमला होगा, और वो क्योंकि 2-3 बातें और है। एक तो 48 से 72 घंटे पहले अनाउंस कर दिया, और दूसरी बात यह, इसका मतलब कि आप तैयार हो जाएं, उनको अपने जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसको सेटिस्फाई करने के लिए करना था। दूसरा, उन्होंने इसको साउथ इजराइल में किया, ज्यादा डेजर्ट है। और हाँ, नवातीम जो एयर फील्ड पे किया जहां से हमला डेमस्कस में हुआ तो मानते हैं, मगर उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो सच्चाई है, बता के हमला किया जिससे नुकसान ना हो और ये एस्केलेट ना हो। मगर अब नूरा कुश्ती की तरह था। एब्सोल्युटली। मगर अब इजराइल की आप जो हम बातचीत कर रहे हैं, अगर इजराइल चुप रह जाता, लेट अस से हम ये सोचते हैं, आप कहते हैं कि भाई प्रेशर है अमेरिका का, उसके ऊपर आ गया यूके, तो फिर तो एक कमजोर हो जाएगा इजराइल, तो लोग हंसेंगे, कल को दूसरा देश भी हमला कर देगा। तो फिर इजराइल जो आज चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो उसका सर्वाइवल एक प्रकार से क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो उसके पास कोई चॉइस नहीं उसने करना है, उसको एक तो आपको ये जवाब लग देना रहा है है। कि आपको ये लग रहा है कि अमेरिका के प्रेशर को दरकिनार करके इजराइल ये काम कर सकता है, और इजराइल जब करेगा तो वो चेतावनी नहीं देगा, जैसे ईरान ने दी थी कि 48 से 72 घंटे में हमला होने वाला है, लेकिन ऐसा काम इजराइल नहीं करेगा, वो तो फिर सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा, तुरंत करेगा बिना बताए। बिल्कुल। और दूसरी बात है, अमेरिका ये कहना कि अमेरिका बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। उसको पता है इजराइल की मजबूरी है, मगर उसको भी अभी क्योंकि जो बाइडेन को इलेक्शन देखने, इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है, वो नहीं चाहते, मगर वो एक कॉशन कर रहे हैं, और एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर कॉशन नहीं तो ये बेवकूफ़ी से अगर एक दोनों तरफ से फायर हुआ तो फिर ये लड़ाई बढ़ेगी, और फिर बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है। ऐसे ही तो हुआ है। रूस यूक्रेन लड़ाई से पहले किसने सोचा था रूस हमला कर देगा?
हर जो एनालिस्ट थे वो कहते शायद रूस ऐसा नहीं करेगा, लड़ाई ऐसे नहीं होती, कर दिया। फिर बोला कि 15-20 दिन के अंदर रूस यूक्रेन को जीत लेगा। आज 2 साल से ज्यादा हो गए, हाँ वो जीता है उसने 15 से 20%, मगर लड़ाई अभी भी चल रही है। चल रही है। हमास ने इजराइल पे ऐसा सरप्राइज अटैक किया, क्या किसी ने सोचा था कि हमास इस तरीके से हमला कर देगा इजराइल पे, एक टेररिस्ट एक्शन, 1200 से ज्यादा लोगों को मार देगा और 250 से ज्यादा को हॉस्टेज ले जाएगा। ये तो हमने और आपने कभी सोचा नहीं था। तो ये अनसर्टेनिटी तो है और ये रहेगी। मगर मुझे लगता है अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला हो जाता है इजराइल और सक्सेसफुल होता है, वो उसको यकीन करता है कि आगे ईरान अभी न्यूक्लियर हथियार ना बना पाए नियर फ्यूचर में, तो ये तो अमेरिका के भी के फायदे में है। मगर क्या वो करेगा और क्या वो सक्सेसफुल होगा, ये दोनों क्वेश्चन मार्क हैं। क्योंकि ईरान ने भी, अगर आप देखें, आप बार बार ये देखते होंगे, ईरान ने अपनी टनल बना रखी। ईरान के जो एयरक्राफ्ट भी हैं वो भी टनल के अंदर हैं, और ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो पूरा अंडरग्राउंड है। तो उसको बंकर बस्टिंग वाले जो बम हैं, क्या वो पेनिट्रेट कर पाएंगे जो अमेरिका के हैं इजराइल के पास? तो ये क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, इसके अंदर सरप्राइज एलिमेंट नहीं है कि जब भी कभी इजराइल ने किया है तो कभी भी ईरान को भरोसा नहीं था कैसा होगा। अब तो ईरान को पता है कि कुछ होने वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो वो तैयार है, और उसको यह भी मालूम है कि भाई सबसे ज्यादा रडार पे मेरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, उसको मालूम है कि न्यूक्लियर जी। फैसिलिटी। तो ये इसलिए इतना आसान तो नहीं होगा, मगर वो चाहेंगे कि इसको न्यूक्लियर फैसिलिटी को आप अगर डैमेज कर देते हैं और उसको नुकसान कर देते हैं तो पीछे हो जाएगा ईरान, फिर उसको दोबारा करना पड़ेगा, और यही अमेरिका चाहता है। मगर ओवरऑल अमेरिका और यूरोप का अभी है कि अब थोड़ा रिस्ट्रेंट बहुत। दिखाया जाए और लड़ाई में थोड़ा सा वो करे। उनकी तरह से वो ये चाहेंगे इजराइल को मजबूरी तो ऐसा करे कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। अब पर सर, उसकी तरफ है वो होना। अब कैसे होगा ये एक इम्पोर्टेंट है। जो सभी मल्टी कुछ कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह पे कर देगा, होती पे, वो तो हमला कर ही रहा है। डेमस्कस के अंदर जो सीरिया में किया था, ऐसा कहीं और जहां पर इसके प्रॉक्सीज हैं या उसकी कोई ना कोई जो बेसिस हैं इसकी ईरान की, उस पर कहीं हमला करते। मगर मुझे लगता नहीं, क्योंकि ईरान ने इजराइल पे हमला किया है, बड़ा फर्क है तो मेन इज़राइल लैंड पे। ईरान भी करेगा, तो इज़राइल भी डायरेक्टली ईरान पे करेगा। पर सर मुझे ये एब्सोल्युटली, समझ ये बहुत सही बोला, क्योंकि नहीं करेगा तो फिर वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लोग पूछेंगे, समझ उसके अस्तित्व में फर्क है, उसकी कमजोरी हो जाएगी, और उसको चारों तरफ से दुश्मन ने घेर रखा है। तो आज सभी डरते हैं इजराइल से। जी। उसकी वजह यही है कि इजराइल जो है उसका रिस्पॉन्स जो है वो बड़ा फर्म है और क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है अंजू, कि लगता ऐसा सर, है इजराइल करेगा तो ईरान के ऊपर ही करेगा। जी सर, मैं बिल्कुल समझ गई कि इज़राइल चुप नहीं बैठेगा, लेकिन मुझे ये समझाइए कि इज़राइल के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, भारत के ईरान के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, और हमने देखा था कि जब पैलेस्टीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो भी भारत का पलड़ा ज़्यादा इज़राइल की तरफ ही था। मानवतावादी एंगल के साथ भारत हमास के साथ भी था, पैलेस्टीन के साथ भी था, मदद वहाँ भी पहुँचा रहा था। लेकिन इन दोनों देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें भारत कहाँ खड़ा नज़र आता है आपको? भारत को बहुत बैलेंस्ड होकर चलना पड़ेगा इस मामले में? पहले तो ये सच्चाई है, भारत को बहुत बड़ा बैलेंस होना चाहिए। अपने को जो डिप्लोमेटिक रिफाइनमेंट जो आई हुई है भारत के अंदर आज, डॉक्टर एस जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो डिप्लोमेसी है वो काबिल तारीफ है। क्योंकि पहली बात, हम ये नहीं चाहते लड़ाई फैले, वो भारत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं। उसकी वजह यह है कि ये पूरी इकोनॉमी पे डाउन होगी, ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, वहां से हमारा 30 से 35% ऑयल आता है और उसके दाम बढ़ेंगे। अभी देखना आप, 1-2 दिन के अंदर बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। इलेक्शन का ईयर है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फूड फर्टिलाइजर के दाम पहले ही बढ़ रखे हैं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिगमगा गई है। और अगर ये युद्ध होता है तो इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, और भारत के लिए बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि हमारा 30 से 35% जो एनर्जी है वो आती है आपके मिडल ईस्ट से। तो ये सच्चाई है, भारत नहीं चाहेगा। अब भारत के और क्या है रिलेशन, देखो भारत के रिलेशन जो हैं इजराइल से बहुत अच्छे। हम 18 से 20% अभी भी करीब करीब 15 से 18% हम इजराइल से अपने हथियार लेते हैं,
हमारे जहां मिलिट्री टू मिलिट्री अगर आप सहयोग देखें, कोऑपरेशन देखें, बहुत ही ज्यादा है। भारत और इजराइल के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं। अब आती है भारत और ईरान के। भारत और ईरान के भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और सच्चाई ये है कि भारत ईरान के रिलेशनशिप चाबार को लेके बहुत ज्यादा है। चाबार पोर्ट को भारत ने डेवलप किया है, और चाबार पोर्ट जब अमेरिका ने काटसा लगाया था, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, क्योंकि अमेरिका जेसीपीओ से बाहर निकल गया था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम 2020 में। तो उस समय उसने बोला था कि आप ऑयल नहीं लेंगे, क्यों नहीं तो इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाएंगे। भारत डर गया था उस टाइम। भारत ने ईरान से अपना जो 18 से 20% देते हमने जीरो कर दिया था, मगर चीन ने नहीं किया था। मगर हमने प्रेशर डाला अमेरिका के, भाई चाबार पोर्ट पे आप सैंक्शन ना लगाएं। चाबार पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है कि जो कि आपका अफगानिस्तान में जा सकता है डायरेक्ट ईरान से, बाईपासिंग पाकिस्तान, और वो फिर सेंट्रल एशियन स्टेट में भी जा सकता है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, और उससे फिर ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को भी जोड़ता है, जो कि रूस और यूरोप के साथ लिंक करता है। तो चाबार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी और बाकी वर्ल्ड के लिए भी, और उसके कारण भारत और ईरान के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। तो भारत नहीं चाहेगा कि कहीं लड़ाई बढ़े, क्योंकि भारत को नुकसान लड़ाई से है। एक तो इकोनॉमी डगमगाएगी पूरे वर्ल्ड की, उससे हमारा भी नुकसान होगा, हमारी एनर्जी सेक्टर। दूसरा, हमारे दोनों दोस्त हैं, इजराइल भी दोस्त है, ईरान भी दोस्त है। आज की वही तो। तारीख में भारत के रिलेशनशिप हर देश से अच्छे हैं। चीन के और पाकिस्तान के छोड़ के आप देखें, मिडिल ईस्ट में तो सभी मुस्लिम वर्ल्ड जो है भारत के साथ खड़ा है, चाहे सऊदी है, यूएई है, ओमान है, जॉर्डन है, और उसके बाद भारत के इजराइल से भी अच्छे हैं। भारत के जो शिया देश है ईरान, उससे भी अच्छे हैं। तो भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा ये लड़ाई फैले। अगर लड़ाई फैलती है तो भारत को बहुत नुकसान होगा, पूरे वर्ल्ड को होगा, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को होगा, और भारत को होगा, और भारत नहीं चाहेगा। भारत की इकोनॉमी अच्छी करी है। भारत की मेजर इकोनॉमी कोविड-19 से पहले भी फास्टेस्ट ग्रोइंग थी, और कोविड-19 के बाद भी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। हम चाहते हैं कि हम 2027-28 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़े। इसलिए हम अगर ऐसा चाहते हैं तो हमारा जो जीडीपी है वो 7.8 या 8 के करीब होना चाहिए, तभी हम आज जो कि 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तब हम 4.23 तक बढ़े और हम इन दोनों को बीट करें। तो उसके लिए आपकी इकोनॉमी को अच्छा करना पड़ेगा। अगर लड़ाई हो जाती है और आपके हिट होता है स्पेशली एनर्जी सेक्टर, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए। तो भारत नहीं चाहेगा लड़ाई फैले, और जी। भारत के रिलेशनशिप दोनों देशों से अच्छे हैं, इजराइल और ईरान से। और भारत की जो डिप्लोमेसी वो काबिल तारीफ है। ये बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं कि अगर लड़ाई होती तो भारतीयों को कैसे निकालना है, वो बहुत बड़ी बात नहीं, भारत निकालेगा। पर भारत चाहेगा कि ये डायलॉग और डिप्लोमेसी से कहीं बात हो। अब होगी नहीं होगी ये समय बताएगा, पर भारत भी इसके अंदर भी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि भारत की बात सुनी जाती है। प्राइम मिनिस्टर जी, मोदी एक टॉलेस्ट लीडर हैं, और दूसरी बात, भारत सच्चे मन से दोनों का दोस्त है, और वो चाहता नहीं कि ये लड़ाई फैले। अंजू। बिल्कुल सर, ये लड़ाई आगे ना बढ़े, क्योंकि अगर रूस के प्रेसिडेंट कहते हैं कि अगर इस लड़ाई में अमेरिका कूदता है तो वो भी आ जाएँगे, चाइना भी आ जाएगा, बिल्कुल। तो बात बहुत बढ़ जाएगी। तो इसलिए सबकी भलाई फिलहाल इसी में है कि ये लड़ाई आगे ना बढ़े। लेकिन फिर अब देखना होगा कि इज़राइल रिएक्ट करता है तो कब करता है, और इज़राइल वो देश है जो चुप बैठ जाए ऐसा है भी नहीं। और इस वक़्त तो हम ये कह सकते हैं कि आन बान शान जुड़ गई है इस हमले के साथ बिल्कुल। नेतन्याहू की, तो वो रिएक्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन कब करेंगे, पूरी दुनिया मुझे लगता है इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है, और दुनिया चाह भी रही होगी कि रिएक्ट ना करे इज़राइल। लेकिन आपने इस विषय पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी सर, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय हिंद पंक्ति। जय हिंद।